हाय, दिस इज आरजे बिनी। और अक्सर हम आंखों आंखों में बातें करते हैं, आंखों से बातें करते हैं, लेकिन आज हम आंखों की बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणय सिंह, जो लगभग 15 सालों से लोगों की आंखें खोल रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर प्रणय सिंह। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू विनी। सर, आप आई स्पेशलिस्ट तो है, लेकिन आपकी कुछ खूबियों के बारे में मैंने सुना, जिनमें से एक तो थी आई कॉस्मेटिक सर्जरी। क्योंकि टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का था तो ये मुझे ज़रूर ध्यान रह गया। और क्या क्या आपकी विशेषता है? मेरी स्पेशलिटी है विनी कैटरैक्ट, लैसिक, आईसीएल एंड आई कॉस्मेटिक सर्जरीज। आई कॉस्मेटिक सर्जरी अपने आप में एक अलग फील्ड है, बाकी भी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली हम इसके बारे में आज बात करेंगे। डेफिनेटली सर, बहुत सारी बातें हैं आंखों के बारे में जानने को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एज के व्यक्ति को आंखों से जुड़ी समस्याएं हो गई, बहुत ही कॉमन हो गई, जिसका सबसे कॉमन रीजन हम मानते हैं स्क्रीन टाइम। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्क्रीन ही है जो सारे फसाद की जड़ है, या और भी कुछ हमारी लाइफस्टाइल में चेंज हो गया है जो बहुत सारे लोगों को आई प्रॉब्लम्स होने लगे? केवल स्क्रीन को ही हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते विनी, लेकिन आज के समय में बच्चे से लेके एडल्ट में बाय प्रोफेशन स्क्रीन का वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ओल्ड एज में भी आजकल लोग जो रील्स बहुत ज़्यादा चलती हैं तो लोग स्क्रीन्स पे बहुत सारा समय गुजार रहे हैं। तो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हाँ, स्क्रीन का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी आँखों को छोटी मोटी तकलीफ़ पहुँचाने में और प्रॉब्लम्स बढ़ने में। सर, अब स्क्रीन कुछ लोग तो ज़बरदस्ती देख रहे हैं, बहुत सारा टाइम भी अपना उसमें बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी है कि अब सारा काम ही स्क्रीन पे है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, टैब की स्क्रीन हो या मोबाइल की स्क्रीन हो। इन दैट केस कैसे अपनी इन अनमोल आँखों का ख्याल रखें? मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो बीइंग डॉक्टर हमारा भी सारा काम आजकल स्क्रीन में ही हो गया है। सारे डेटाबेस जो होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, हमको उस पे ही पेशेंट्स को सारा डेटा प्रोवाइड करना होता है। तो यस, कुछ रूल्स होते हैं स्क्रीन में काम करने के, जैसे कि आपका वर्क दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा है स्क्रीन पे, तो आप लगातार काम ना करके 40-45 मिनट्स के बाद 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लिया करें। उस ब्रेक में आपको किसी भी तरह की स्क्रीन नहीं देखनी है। जब हम ये एडवाइस दे रहे होते हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है कि पक्का ये मोबाइल के बारे में सोचेंगे कि स्क्रीन से हमने ब्रेक लिया तो मोबाइल में कुछ रील देख लें। सो मोबाइल इज़ ऑल्सो स्क्रीन। तो उस 5 to 7 मिनट्स में आप कुछ वॉक करना चाहें, एक टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, या अपने फ्रेंड से बात करना चाहें, दैट यू कैन डू ऑफ टू द स्क्रीन। और जब भी आप स्क्रीन में काम करते हैं तो हमेशा स्क्रीन की ब्राइटनेस को लोअर साइड पे रखें। जब हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, तो उसको अच्छा देखने के लिए हम ब्राइटनेस और बढ़ा के देखते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू आइज़। तो ब्राइटनेस हमेशा लोअर साइड पे रखें। जो स्क्रीन में फॉन्ट्स होते हैं, हमको भले ही सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बट अगर थोड़े बड़े फॉन्ट्स में काम करें तो आँखों में जो स्ट्रेन पड़ता है वो कम से कम पड़ेगा। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर के जब हम स्क्रीन में काम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है। नॉर्मल आँखों की ब्लिंकिंग होती है 15 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। दैट इज़ बाय स्टडीज़ कि हम 1 मिनट में 4 से 5 बार ही ब्लिंक करते हैं वाइल वर्किंग ऑन स्क्रीन। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आइज़। अच्छा, वो चीज़ें अननोइंगली होती हैं, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, दैट इज़ रिफ्लेक्स, होता ही इतना है। तो इसके लिए हम डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लिंक हम ज़्यादा कर पाएँ। ये कम ब्लिंकिंग की वजह से आँखों में ड्राइनेस होती है, तो अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं। नॉर्मल वाटर इनटेक इज़ 1.5 लीटर्स to 2 लीटर्स पर डे, बट फॉर स्क्रीन यूज़र्स इट शुड बी मोर देन 3 लीटर्स। दिन में आपको 15 से 20 गिलास पानी पीना है, याद से पीना है, वो जाके आपकी आइज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो आपने ड्राई आई बोला, ये मैंने बहुत सुना है, और मैंने सुना है कि एसी से भी ड्राई आई होता है, कि हम बहुत लंबा समय अगर एयर कंडीशन में बिताते हैं तो ड्राई आई हो जाता है। इज इट ट्रू? बहुत सारी कंट्रीज़ में और बहुत सारी कंपनीज़ में एसी के टेम्परेचर के रूल्स होते हैं। आपके टेम्परेचर को वो 24 डिग्री के आसपास रखने के लिए बोलेंगे, उसके नीचे आप नहीं ले जा सकते। तो देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट। हमारा जब टेम्परेचर का कूलिंग जितना ज़्यादा होता है, एयर उतनी ड्राई होती जाती है। तो एयर ड्राई होगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी आँखों के ड्राइनेस में होगा। इसलिए हम लोग
बहुत बार ऐसे पेशेंट्स जिनको जेन्युइनली ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि हो सके तो घर में कूलर्स का यूज़ करें, क्योंकि कूलर जो होते हैं जेन्युइनली वो एयर के साथ में मॉइस्चर भी देते हैं, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एसी के पहले कूलर का इनोवेशन हुआ था, मींस कुछ तो साइंटिफिक है कि वो पहले आया, एसी बाद में आए, राइट? नई जनरेशन थोड़ी बिगड़ी है। एक चीज़ इसके लिए मैंने ये सुना भी था कि आप अगर बहुत ज़्यादा समय एसी में बिता रहे हैं तो आपको एक बाउल में पानी अपने आसपास रखना चाहिए या उसमें फ्लावर डालकर रखना चाहिए। उसका पर्पज़ ही वही है, आपके ड्राई एयर में मॉइस्चराइज़र प्रोड्यूस करने का। तो जितनी एयर एसी से ड्राई होती है और वाटर सोर्स आसपास है, तो जो मॉइस्चर है एयर में आता है और आपकी आइज़ के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। फिर एक सवाल जो सिली साउंड कर सकता है शायद आपको, तो जिसकी ड्राई आई होती है उसके रोना नहीं आता, आंसू नहीं आते? या लड़कियों की ड्राई आई होती नहीं है जो बात बात पे आंसू आ जाते हैं? नहीं, जब आइज़ में एक्चुअल ड्राइनेस की डिसीज़ होती है तो ड्राइनेस के रिफ्लेक्स से आंसू आते हैं। तो आंसू आना इज़ रिफ्लेक्स ऑफ ड्राइनेस। आपको ड्राइनेस पहले होगी, आपको आइज़ में ग्रिटी सेंसेशन, रफ सेंसेशन, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आँख से रिफ्लेक्स से आंसू आने लगते हैं। बट आंसू जितने आते हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं ड्राइनेस के केस में। तो मतलब ये सिम्टम आप मान सकते हैं कि अगर आपको ये वाटरी हो रही है आपकी आईज तो वो ड्राई आई का कारण। हमें यस चेक करना चाहिए, ट्रू, हमें चेक कर। तो सर ये ड्राई आई का चश्मा लगने से भी कुछ कनेक्शन होता है क्या? नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ड्राइनेस का ड्राई आई का चश्मे के नंबर से। मुझे नहीं लगेगा वो मैं भी। बट यस, जो जिनका स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली उन्हें स्पेक्टिकल्स स्क्रीन से कंफर्टेबल होने के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे ड्राइनेस की प्रॉब्लम थोड़ा हद तक सॉल्व होती है। तो ये भी मेरे सवाल में था कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के ग्लासेस होते हैं। यस, टाइप के ग्लासेस आते हैं जो आपकी आई केयर करते हैं एक्चुअली। चश्मे के नंबर के ग्लासेस होते हैं पावर वाले, एक बिना पावर वाले होते हैं। बिना पावर के ग्लासेस में मेनली ये ग्लास बने हुए हैं स्क्रीन यूज़र्स के लिए। छोटे बच्चे होते हैं, एडल्ट बाय प्रोफेशन होते हैं, उनको स्पेक्स यूज़ करने पड़ते हैं बिना पावर के। तो कुछ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के होते हैं जो स्क्रीन की बहुत ब्राइट लाइट आती है उसको कट करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लासेस बोलते हैं। कुछ ग्लासेस होते हैं जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया में चलता है, ब्लू कट ग्लासेस। हाँ, तो पेशेंट आते ही बोलते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, तो डॉक्टर साहब ब्लू कट चश्मा बनवा लूँ? मैं कहा हाँ बिल्कुल बनवा लीजिए आप। तो साइंटिफिकली यस, जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के लेवल पे कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली मेलेटोनिन हार्मोन, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो उस हार्मोन का मेन रोल है स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना। अगर ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, मेनली इन इवनिंग और नाइट टाइम, तो हमें स्लीप आने में डिले होना, डिस्कम्फर्ट, अनईजी स्लीप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से 3-4 तरह के चश्मे होते हैं, बट दिखा कर और चेक करा के ही ले तो ज़्यादा अच्छा है डेफिनेटली। सर ये जो आप बोल रहे हैं कि रील में देख लिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक रीलोपीडिया चल गया है कि सारी जानकारियों का सोर्स जो है वो रील्स हैं। तो मैंने रील्स में ये देखा था कि अगर आप सुबह उठकर अपना बासी थूक काजल की तरह अपनी आंखों में लगा लोगे तो तुम्हारी आंखें बहुत हेल्दी हो जाएंगी, तुम्हारा चश्मा उतर रहेगा। ये कितना सच है? इसी से देखिए अगर हम साइंस की बात करें जो हमने पढ़ा है, तो जो थूक मीन सलाइवा का जो मेन रोल है वो खाने को पचाने के लिए है, राइट। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो फूड को एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साइंटिफिकली सलाइवा का कोई रोल नहीं है आँखों की सुरक्षा के लिए, चश्मे का नंबर उतारने के लिए। जेन्युइनली मतलब हम आज भी पढ़ ही रहे हैं अपने साइंस को, और आज तक हमने तो नहीं पढ़ा कि सलाइवा का कोई रोल है। तो अगर आप ऐसा करते भी हो तो आई विल से कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और बट सर आपने ब्रश करके सोए कम से कम। ये करने से मैं अच्छा चश्मे, लेकिन ना कभी कभी तो बड़े स्टाइल स्टेटमेंट भी लगते हैं। चश्मे बहुत अच्छे अच्छे चश्मे आ गए,
लेकिन एक भार सा भी लगता है अगर किसी को पूरे समय चश्मा पहन के रखना है, तो क्या ये पॉसिबल होता है? आपने तो बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक सर्जरीज करी, तो कि बड़े नंबर का चश्मा हो गया है, तो क्या वो भी होता है शायद? हाँ, आज के समय में चश्मे का नंबर उतारने का जो साइंस है वो बहुत एडवांस है। चश्मे के नंबर अगर आपके 0.5 मीन्स आधा नंबर का चश्मा है वो भी हटाया जा सकता है, और चश्मे का नंबर अगर आपका 30-35 माइनस के नंबर्स हैं वो भी हटते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस, सर्जिकल ऑप्शंस हैं बहुत सारे, अलग अलग तरीके की सर्जरी होती हैं जिससे डेफिनेटली नंबर हटाए जाते हैं। तो सर अगर चश्मा हट ही सकता है तो पहनते ही क्यों है? जिस चश्मा चढ़ा है उसी समय उसे हटा नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक्चुअली जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है अप टू एज ऑफ 18-19 ईयर्स, तब तक हम मानते हैं कि चश्मे के नंबर मैक्सिमम लोगों के चेंज होते हैं। तो चश्मे के नंबर जब तक चेंज होते रहें, बढ़ते रहें, तब तक कभी भी चश्मे के नंबर हटाने के ऑपरेशन बाई रूल नहीं किए जाते हैं। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है एज शुड बी 18+, एंड सेकंड क्राइटेरिया इज चश्मे का नंबर 1 साल तक कंटिन्यूस कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके बाद ही नंबर हटा सकते हैं। कांस्टेंट रखें कैसे अगर किसी का नंबर बढ़ता जाने लगता तो? मैंने पहली चीज़ बताई एज, 18+ के बाद 90-95% लोगों के नंबर कांस्टेंट हो जाते हैं, और अक्सर के सही चश्मा पहनने से भी नंबर कांस्टेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। लाइक अगर किसी बच्चे को 14 ईयर्स में चश्मे का नंबर लगा, अब वो अगले चेकअप के लिए आ रहे हैं 16 ईयर्स में, नंबर 2 था, 2 से 4 हो गया, तो बीच के 2 साल में अगर वो दिखाने आते और सही चश्मा पहनते तो शायद नंबर इतनी तेज़ी से ना बढ़ते। इसलिए आई चेकअप 6 मंथली मिनिमम, मैक्सिमम 1 ईयरली होना ही चाहिए। एंड व्हाट अबाउट दोस्त जिन्हें चश्मा चढ़ता ही आफ्टर 35-40 या ऐसा? यस, ऐसा होता है। 40 ईयर्स जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में हमेशा जो प्रेस बाय पे जैसे हम बोलते हैं, मींस रीडिंग के ग्लासेस लगना, पढ़ने के लिए, पास के काम के लिए चश्मा लगना, वो 100% पॉपुलेशन को आ जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एज। हमारी आंखों के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जिनका काम होता है फोकस करना। 40 ईयर्स की एज के बाद वो मसल्स थोड़ा वीक होने लगती हैं, तो पास के नंबर 40 साल पे आते हैं, हर किसी को आते हैं। कुछ लोग 1 साल 2 साल अवॉइड कर सकते हैं, कर लेते हैं, बट करना नहीं चाहिए। 40 ईयर्स की एज में चश्मा लगाना चालू कर देना चाहिए। और व्हाट अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज? वो फैंसी लगते हैं, ऑब्वियसली लुक को नहीं अफेक्ट करेंगे और कलर में भी आ जाते हैं। आपका क्या सुझाव है इनको? कॉन्टैक्ट लेंसेज कभी भी चश्मे के बेसिकली परमानेंट ऑल्टरनेटिव नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंसेज को पूरे समय लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। पार्टी वेयर? यस, यू कैन से। मतलब प्रैक्टिकली हम अपने पास जब पेशेंट्स आते हैं तो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप चश्मा भी पहनिए और कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनिए। चश्मा आप फुल टाइम पहने, ओकेजनली आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत फ़ायदे की भी हैं, और जब नुकसान पहुंचाते हैं तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो इसलिए जब भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के पहले हमें उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान हमको पता होने चाहिए। किस तरीके से पहनना है, कितने समय पहनना है, कितने समय में कॉन्टैक्ट लेंस चेंज करना है, ये सब आपको पता हो तो ही कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का ट्राई करें। आजकल तो मेकअप का पार्ट हो गए कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो सैलून्स में मेकअप करते हैं तो साथ में अब वो एक कलर का कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। ये फॉर फंक्शंस इट इज ओके, फॉर ओकेजन। तो वो अच्छी क्वालिटी अच्छी होती है, या मैंने तो कई कुछ केसेस सुने कि उसमें डैमेज हुई लोगों की? जब भी आंखों में कोई चीज़ आपको यूज़ करना है, चाहे आंखों के ऊपर यूज़ करना है या आंखों के अंदर यूज़ करना है, डेफिनेटली वो चीज़ ब्रांडेड होनी चाहिए और प्रॉपरली अप्रूव्ड होना चाहिए टू बी यूज्ड अंडर इनसाइड आई और ओवर आईज। तो ये कोई आप बता सकते हैं पहचान की हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस हम कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस फॉर ब्यूटी इन्हांसमेंट हम बाय कर रहे हैं वो सही? तीन चार अच्छी कंपनियां हैं अपने इंडिया में, वो कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करती हैं, पावर वाले भी, बिना पावर के कॉन्टैक्ट लेंस जो कलर्ड होते हैं वो भी। अब इस शो में कंपनी का नाम ले सकते? नहीं, हमने पैसे नहीं लिए उनसे, कोई बात नहीं, बट एक फॉर गुड इन्फॉर्मेशन वी कैन टेक द नेम। ही बहुत सारी कंपनी जैसे बॉश एंड लॉम्ब कंपनी है, एल्कॉन कंपनी है,
ये सारी कंपनियां अच्छे क्वालिटी के कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड करती हैं और वी कैन यूज़ देम एज पर द गाइडेंस। कुछ एक रीसेंट केस हमने सुना था एक एक्ट्रेस जैस्मिन बसीन का कि सडनली उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब सुन के सब लोग घबरा गए कि ये कैसे हो जाता, क्या ये वापस आ जाती है? लोगों का इंटरेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से आँख की रोशनी गई या प्रॉब्लम आई उसमें नहीं था। लोगों का इंटरेस्ट था जैस्मिन बसीन, आई एम श्योर आई एम टेकिंग राइट नेम राइट, हाँ। तो चूंकि वो स्टार थी और उनको प्रॉब्लम हुई इसलिए लोगों की नज़र में आया। हम अपने यहाँ ओपीडी में रोज़ हर दिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होती हैं और हम उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। और जेन्युइनली कभी कभी आँखों में जो कॉर्निया होता है, सामने जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज़ कॉर्निया, उसमें ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो जेन्युइनली ठीक होते होते कई बार दवाओं को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं और आंखों की रोशनी परमानेंट चली जाती है। ये केस हम बहुत रेगुलरली देखते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि कॉन्टैक्ट लेंस चश्मे का ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम रोज़ देखते हैं इसलिए हम वी कैन एडवाइस। हाँ, तो फिर ये ठीक हो जाता है, ये जो प्रॉब्लम होती है कि 90-95% केस में यस इट इज़ ट्रीटेबल। 5% केस में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आँख का कॉर्निया मेल्ट हो जाता है और रोशनी पूरी चली जाती है। तो 4-5% जो परसेंटेज है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप लाखों में या सैकड़ों में ही एक निकले 4-5 में से तो दिक्कत होता है। यस तो कॉन्टैक्ट लेंस की बात से एक सवाल पूछूं, आपने लेंसेस पहने क्या? आपकी बड़ी सुंदर नहीं, ये नेचुरल कलर है। आईज का कलर जो होता है आयरिस की वजह से होता है। अंदर जो ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, कुछ रेसेस में ब्लू होता है जो मूवीज़ में आप देखते हो, दैट इज़ रियल, ऐसा होता है। माइन आर ब्राउन एंड नेचुरल। अच्छा, और मैंने तो आपके बारे में ये भी सुना है कि आप तो जैसे बाल परमानेंट फिक्स हो जाते हैं, वैसे आप कॉन्टैक्ट लेंस होते परमानेंट फिक्स कर देते हैं आंखों में, ये कैसे होता है? हाँ, अब इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया कॉन्टैक्ट लेंसेज जो चश्मे का ऑल्टरनेटिव थे, आँख के ऊपर लगा रहे थे हम, कॉर्निया के ऊपर। वो पेशेंट लोग खुद लगाते हैं अपने कॉर्निया के ऊपर और अपने कंफर्ट वाइज निकाल लेते हैं। हम जो कॉन्टैक्ट लेंस इम्प्लांट करते हैं वो बेसिकली इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो एक 2 मिलीमीटर का आँख के अंदर रास्ता बनाते हैं और आँख के अंदर जाके इम्प्लांट कर देते हैं। तो उनको बोला जाता है ICL, इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंस। ये होता है क्या चश्मे का ऑल्टरनेट? ये चश्मे का परमानेंट ऑप्शन होता है हटाने का, चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर हटाने के परमानेंट तरीके हैं, 1 इज़ लैसिक, 2nd इज़ ICL, 3rd इज़ नेचुरल आँख के अंदर जो लेंस होता है उसको ही चेंज कर। ये परमानेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, तो जो ICL होता है वो आँख के अंदर इम्प्लांट होता है और चश्मा हमेशा के लिए हट जाता है। यस, तो बस एक बार डाला और फिर उसे चेंज नहीं करना पड़ता, उसकी कोई सर्विसिंग नहीं होती? ये जो लेंसेज, रेदर लेंस बोलने के बजाय मैं ये बोलूं कि ऐसे कोई भी पार्ट जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट होता है, चाहे वो पेसमेकर्स हों, चाहे वो जॉइंट्स हों, आँख के अंदर इम्प्लांट होने वाले लेंसेज हों, ये सारा मटेरियल जो होता है पूरी तरह से इनएक्टिव होता है। मींस बॉडी के अंदर जाके सालों साल वो इनएक्टिव पड़ा रहता है, तो आँखों के अंदर कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं करता है। इसलिए दे आर परमानेंट ऑप्शंस। एक बार डालेंगे वो लाइफ लॉन्ग स्टेबल इनएक्टिव पड़े रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। दूसरा एक शब्द जो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। ये क्या चीज़ होती है? हर दूसरे इंसान को सुना है कि यार उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आज के समय में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा होने वाला जो ऑपरेशन है वो कैटरेक्ट का ही ऑपरेशन है। हम किसी भी स्पेशलिटी की बात करें, उन सब में मिला के कैटरेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है और ऑपरेट सबसे ज़्यादा होता है। तो कैटरेक्ट इज़ बेसिकली एजिंग प्रोसेस। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन को एजिंग प्रोसेस से गुजरना है, तो इस तरह से आँख के अंदर का जो नेचुरल लेंस होता है उसमें भी एजिंग का इफेक्ट आता है। जो आँख का नेचुरल लेंस है, ट्रांसपेरेंसी कम करके वो वाइट होने लगता है एंड दैट इज़ नोन एज कैटरेक्ट। तो एजिंग प्रोसेस से जो आँख के लेंस में जो चेंजेस आते हैं उसको बोला जाता है कैटरेक्ट। तो 100% लोगों को होता है, किसी को 40 इयर्स में, किसी को 60 में, किसी को 105 में।
तो कैसे पता चलता है कि कैटरेक्ट हो गया है हमें? कैटरेक्ट के जो कॉमनली सिम्टम्स की बात करें अगर, तो बहुत फ्रीक्वेंटली चश्मे का नंबर चेंज होना, डेफिनेटली मैं एज 45-50 एबव की बात कर रहा हूँ। चश्मे के नंबर बार बार बदलना, जब हम रात में ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने से आने वाली लाइट बहुत ज़्यादा फैलना, जब हम तेज़ धूप में जा रहे हैं तो आंखें बहुत कम खुलना, जिसको हम चकाचौंध लगती हैं आँख में, वो बोला जाता है। और दूर की रोशनी कई बार कम हो जाती है और पास का थोड़ा बेटर दिखने लगता है, मीन्स रोशनी हमारी दूर से कम होते होते पास तक आ जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस, मुझे कैटरेक्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हो रहा है तो कैटरेक्ट ही है, बट यस, अगर हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेकअप कराया जा सकता है। अब बोला सबसे ज़्यादा इसकी सर्जरी होती है, तो आपने आज तक कितनी कर दी होगी कैटरेक्ट सर्जरी? कैटरेक्ट सर्जरी इन लास्ट 15 ईयर्स मैंने नॉट लेस देन 40,000, मतलब लगभग 40,000 से ज़्यादा कैटरेक्ट के ऑपरेशन में कर चुका हूँ। हाईएस्ट मैं एज वाइज मेरा रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैंने एक दादाजी थे, उनकी एज 104 ईयर थी, मैंने उनको ऑपरेट किया है। और हमारे वो इंदौर के पास में आस्था एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं और पिछले 3 सालों से आज भी मुझे वो दिखा रहे हैं। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी कि उनकी एज अब 107 हो चुकी है एंड इट्स अलाइव। तो मैं वही हिसाब लगा रही हूँ, आपने बोला 40 से होने लगता है, तो ये 104 में पहली बार हुआ? कैटरेक्ट एजिंग प्रोसेस है, तो बॉडी के हर पार्ट में इक्वल एजिंग का इफेक्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कैटरेक्ट की शुरुआत किसी भी एज में हो सकती है, आफ्टर एज ऑफ 45-50। एक बार ऑपरेट कराने के साथ दोबारा नहीं, कैटरेक्ट मीन्स हमारे आँख का नेचुरल लेंस है, हमने उसको निकाला, उसकी जगह पे एक नया लेंस डाल दिया, तो वो पार्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो दोबारा लाइफ में कभी कैटरेक्ट नहीं होता। ये तो एक नई जानकारी मिली कि कभी ना कभी कराना पड़ेगा। यस। अच्छा, एज वाइज बात करें तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ देखता है, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि इट्स टाइम टू गो टू आई स्पेशलिस्ट? ये आज के समय में जो प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली क्वेश्चन है जिसमें आप पूछ रहे हैं कि बच्चों में क्या क्या सिम्टम होता है, सबसे कॉमन जो मदर्स होती हैं हमेशा लेके आती हैं कि बच्चा आंखें बहुत रब करता है, हाँ, और आंखें बार बार बहुत ज़ोर ज़ोर से झपक रहा है। ये 2 मोस्ट कॉमन फीचर होते हैं जो अक्सर बच्चों में नोटिसेबल होते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि बच्चा अगर अपना होमवर्क कर रहा है, कुछ पेंट कर रहा है, तो बहुत करीब जाकर देखता है। बच्चा टीवी पे कोई कार्टून देख रहा है या मूवी देख रहा है तो टीवी के पास जाके खड़ा होकर देखने लग जाएगा। और कई बार बच्चे, यूजुअली बच्चों में हेडेक की बहुत कॉमन वजह नहीं होती, बट चश्मे का नंबर एक वजह होती है कि बच्चे को हेडेक हो रहा है। कुछ केसेस में इट्स गुड पार्ट कि स्कूल में भी स्क्रीनिंग होती है और स्कूल में टीचर्स बच्चे को आइडेंटिफाई करके भेज देते हैं कि आपके बच्चे को आई स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रूटीनली आती हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हमारे पास दिन में 10 बच्चे ये कंप्लेन लेके आते हैं तो उसमें से 5 से 6 बच्चे को चश्मे का नंबर निकलता ही निकलता है। अच्छा, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। चैलेंज क्या होता है? बच्चे चश्मा लगाएं, रेगुलर संभालें। चैलेंज बच्चे का नहीं होता है, चैलेंज पेरेंट्स का होता है। इसलिए यस, क्योंकि बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं होता। लाइक उसको आपने शर्ट पहनाई, शर्ट भी आपने बताया कि बेटा इसको शर्ट बोलते हैं, राइट, बट आपने उसको पहनाया, आपने उसको सिखाया और वो पहनता रहता है। ऐसे ही चश्मा है। तो चश्मा एक मेंटल ब्लॉक है पेरेंट्स का, नॉट फॉर किड्स। बड़ा हैप्पीली चश्मे का पर्पस होता है रोशनी बढ़ाना। और ऑब्वियसली कोई चीज़ आपको कम दिख रही है और अचानक से आपने चश्मा लगाया और अच्छा दिखने लग गया तो 100% बच्चा एक्सेप्ट करता है। आई एम सेइंग 100%। और वही पेरेंट्स 3 महीने 6 महीने बाद के बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर, आपने मतलब बताया कि बच्चा पहनेगा चश्मा और अच्छे से पहन रहा है, ही इज़ हैप्पी, हिज परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। तो पेरेंट्स का माइंड ब्लॉक दूर करना है पहले। तो बच्चों की बात हुई, अगर अब मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, सीनियर सिटीजन्स की, तो उनमें क्या सिम्टम्स हैं कि अब आई स्पेशलिस्ट पास में? बेसिकली आई चेकअप के कुछ अनसेड रूल्स होते हैं।
तो बच्चों का मैंने बताया, हमारा डिस्कशन हुआ कि ये सारी चीज़ें बच्चों में दिखती हैं तो दिखाना है, लेकिन कोई भी चीज़ ना दिखे तब भी 3 साल की एज, 4 इयर्स की एज पे आपको बच्चे का चेकअप बिना किसी प्रॉब्लम के भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो ना आपको पता चलती है ना बच्चा बता पाता है, लेकिन हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर 2 से 3 साल में आई चेकअप होना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम्स के, मैं ये बात कर रहा हूँ। एंड फॉर एवरी एज, फॉर ऑल ईयर्स ऑफ लाइफ, यस, फॉर ऑल ईयर्स ऑफ लाइफ। अगर किसी को चश्मे का नंबर लग गया है तो फिर एनुअल चेकअप इज़ मैंडेटरी। चश्मे का नंबर नहीं है तो 40 इयर्स की एज तक आप हर 2 साल 3 साल में चेकअप कराते रहें। वंस वी आर 40 इयर्स की एज में कुछ नोन बीमारियां हैं, जैसे ग्लूकोमा हो गया, कांच बिंदु जिसे बोलते हैं, जैसे पास का चश्मे का नंबर हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया कैटरेक्ट 45-50 के बाद हो सकता है। तो ये नोन बीमारियां हैं जो 40 के बाद ही आएंगी। तो फिर आपका एनुअल चेकअप बिना किसी प्रॉब्लम के ही चालू होना चाहिए। दैट इज़ बाई रूल, अनसेड रूल। तो अगर हमारे पेरेंट हैं 60 हैं 65 हैं, कभी नहीं दिखाया, तो भी हमको एवरी ईयर उनका चेकअप कराना चाहिए। तो किसी का ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका, यस रूल है कि उसको रेगुलर, यस, क्योंकि कैटरेक्ट जैसे हमारी बॉडी में हाथ हमारा एक पार्ट है, वैसे ही हमारा आँख का लेंस एक पार्ट है। तो हमने इस हाथ को चेंज किया है, बट पूरी बॉडी तो अभी भी है। हाँ। तो आई तो अभी भी वहाँ पे है, तो दूसरी बीमारियाँ भी डेवलप हो सकती हैं। तो डेफिनेटली एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखाते रहें तो टेंशन फ्री रहेंगे। अब आ जाती हूँ मेरे को जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये आई कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है? काजल लगा देते हैं, मस्कारा लगा देते हैं पर में? नहीं, ये ब्यूटिशियंस करते हैं। एक्चुअली इट इज हैपनिंग ना कि परमानेंट आई लैशेज एंड परमानेंट पता नहीं क्या क्या। तो थैंक्स टू दोज ब्यूटिशियंस, उनकी वजह से हमारे पास आप लोग पे पेशेंट बन के आते हैं। है क्या आई कॉस्मेटिक सर्जरी? आई कॉस्मेटिक सर्जरी फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी आँखों की बीमारियाँ होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, बट हमारे पेरेंट्स में, फैमिली में ऐसा होता है कि इन बीमारियों का कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक बड़ी कॉमन सी बीमारी मैं आपको बताऊंगा, कई बार आप बच्चे को देखेंगे आँख थोड़ी सी तिरछी रहती है, जिसे हम स्क्विंट बोलते हैं। जब बच्चा सामने देख रहा है तो एक आँख थोड़ी सी तिरछी हो गई। यस, किसी भी एज ग्रुप में होता है, स्पेशल एज ग्रुप उनका बच्चों वाला ही होता है। तो एक आँख तिरछी हो गई तो ऑब्वियसली आपका कॉस्मेसिस, चेहरे की सुंदरता चेंज हुई। तो इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए हमारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। कुछ और बीमारियों की बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों की आँख थोड़ी छोटी रहती है। तो आँख छोटी रहना मीन्स पलक थोड़ी नीचे गिरी हुई होती है, उसको टोसिस बोलते हैं। यस, वो भी आई कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे कि चाइना, जापान, ये नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे लोगों की आँखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लिड के फोल्ड्स नहीं होते हैं। तो उन सब चीज़ों को नेचुरल करना, नॉर्मल करना, वो सब आई कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर में आता है। तो आंखें सुंदर तो हो जाएंगी, ऐसे भी हो जाएंगी। आप ब्रेड नहीं भी बना सकते लोगों साइंटिफिकली नहीं करना चाहिए ऐसा। कुछ चीज़ें और इसमें कवर होती हैं, जैसे कि आँखों के कैंसर्स होते हैं। थोड़ा सीरियस है बट डेफिनेटली आई शुड गिव मैसेज कि आँखों के कैंसर होते हैं, पलकों के आसपास कुछ ट्यूमर्स होते हैं, आँखों के पीछे कुछ ट्यूमर्स होते हैं, गठाने होती हैं, बच्चों से लेके बड़ों में कभी भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आई कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर में आती हैं, और इन सब चीज़ों का प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सारे ऑप्शंस होते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो सर अब आपके बारे में सवाल कि जब आप डॉक्टर बन रहे थे तो आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको आँखों का, पहले तो MBBS होता है, MBBS के बाद MS होता है। तो उस टाइम पे आपको एक बड़े टफ एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। फिर उस टफ एग्ज़ाम में आपकी रैंक लगती है, अकॉर्डिंगली आपको स्पेशलिटी लेनी होती है, राइट। तो मेरी रैंक इतनी ही थी कि मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी मिला, इट्स लाइक दैट। तो सर ये कम रैंक में मिल जाती है क्या? नहीं, ये अच्छी रैंक में मिलती है, लेकिन दूसरी स्पेशलिटीज़ और हैं जो इससे बेटर रैंक में तो मिलती आपका हैं। सपना कोई और स्पेशलिटी थी? नहीं, अब सपना क्या था उसको तो रहने दें। आई एम एंजॉइंग अभी का जो समय है, आई एम एंजॉइंग दैट। इसे एंजॉय करें आप। Yes. तो सर एक्चुअली जो आपने बताया इतनी सारी पढ़ाई होती है, पहले MBBS करते हैं, MS करते हैं, फिर ये करते हैं, खर्चा भी बहुत हो जाता है सर पढ़ने में। टाइम और पैसा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं
तो आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहाँ पे बहुत कम पैसे लगते हैं, और जब थोड़ा कम पढ़ते हैं तो यस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी फ़ी लगती है। ट्रू। और मुझे लगता है कि उस वजह से शायद बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है कि यार बच्चों को डॉक्टर बनाना है, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मुझे लगता है रिटर्न्स भी वैसे ही होते हैं। नहीं, आई विल आंसर बोथ द थिंग्स। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी टफ। क्योंकि अगर हम एज़ पर माई नॉलेज, अगर हम एमपी में ही बात करें तो 20 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, जिसमें सीट्स हार्डली 8 से 10 हज़ार के आसपास सीट्स होती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, और जितनी अच्छी रैंक होती है उतना कम एक्सपेंस होता है, और प्रॉफिटेबल, एवरीथिंग इज़ नॉट प्रॉफिट। हाँ, इन अदर कंट्रीज़ आई कैन से कि यूएस में, यूके में जो ऑफ्थल्मोलॉजी है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग अर्निंग ब्रांच। बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेवा भी बहुत करनी पड़ती है, तो यस, वी आर सर्वाइविंग वेल। सर, हमने ये भी सुना है कि नंगे पैर सुबह सुबह घास पे चल लो, गाजर खा लो, ये सब करने से चश्मा उतर जाएगा। इज इट सो? नंगे पैर घास में चलने से, गाजर खाने से, इन चीज़ों का चश्मे के नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। रेदर मैं बोलूँगा घास में चलने का क्या साइंटिफिक है वो मुझे नहीं पता, लेकिन गाजर के पीछे क्या साइंस है ये मुझे पता है कि गाजर में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो आँखों की अच्छी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चश्मे के नंबर का इन खाने पीने की चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें पेरेंट्स के इमोशंस में आके बोलना पड़ता है, बेटा गाजर खाना, हरी सब्जियां खाना। यस, तो उनको बोलने का पर्पज़ ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। बट अगर इसको आप कनेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा तो रोज़ गाजर खाता है फिर भी चश्मे का नंबर हट नहीं रहा है, तो हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। दैट इज़ नॉट साइंटिफिक। तो क्या वो आप टिप्स देना चाहेंगे जिससे हम आईज के लिए एटलीस्ट चश्मा डिले कर सकें या फिर अपनी आई को हेल्दी रख सकें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि जो मैंने चेकअप का शेड्यूल बताया, हमेशा आई चेकअप होते रहना चाहिए। दूसरा, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी आईज़ और बॉडी की ग्रोथ के लिए सनलाइट का एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो हमारी दुनिया है वो एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर, स्क्रीन के अंदर रह गई है। तो जो बच्चों का एक्सपोज़र बाहर का होता है, आउटडोर एक्टिविटी का होता है, वो लगभग नील के आसपास हो गया है। तो सन एक्सपोज़र लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी आई और बॉडी की हेल्थ दोनों अच्छी बनी रहती है। तो अपने बच्चे को दिन में आधे घंटे, 1 घंटे आप आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर उसकी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करें, जोड़ें उस चीज़ को, ताकि आईज़ हमेशा के लिए अच्छी बनी रहे। अच्छा, सन से मुझे सन ग्लासेस याद आते हैं सर। तो सन ग्लासेस में क्या देखना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आपने गलत सन ग्लास चूज़ करा तो वो भी आपकी आईज़ को ख़राब कर सकता है। सन ग्लासेस स्पेशली बने हैं आपको सन से बचाने के लिए। सन में कुछ स्पेशल रेज होती हैं, सन की हर लाइट ख़राब नहीं होती है। तो सन में स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवीए, यूवीबी रेज होती हैं, जो हमारी आइज़ के रेटिना को डेफिनेटली, लेंस और रेटिना दोनों को डैमेज करती हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए निकलते हैं और आपकी आँख ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब बहुत लंबे समय तक आप एक्सपोज होते हैं तो डेफिनेटली आई को डैमेज होता है। तो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, उससे बचने के लिए आप जो अल्ट्रावायलेट रेज प्रोटेक्टिव पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। ये स्पेशली ऐसे लोग, जैसे कि आप हाइकिंग में जाते हैं, माउंटेनियर करते हैं आप, तो वहाँ जो स्नो से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है उसमें यूवीए, यूवीबी रेज इतनी ज़्यादा होती हैं कि यस, उनका 5 से 10 मिनट का एक्सपोजर भी आपके रेटिना को ख़राब कर सकता है। तो उन सब लोगों के लिए डेफिनेटली जो पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं वो मस्ट हैं। हमारे लोगों में जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, नॉट इन रूटीन लाइफ कि आप आधे घंटे बाहर जा रहे हैं और उसके बिना ही आप सन ग्लासेस के बिना ही आँख खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आई कैन सी कि यू आर सर्वाइविंग वेल सर। अच्छा, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? आई स्पेशलिस्ट बनना चाहिए? अगर हम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं और अगर हम पेशेंट्स के लिए डिवोटेड रहना चाहते हैं तो यस, यू कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर। और डेफिनेटली जब आप अच्छे डॉक्टर होते हो तो
you survive well. डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक पॉइंट जो मुझे लगता है विद डॉक्टर्स इज ट्रस्ट। Yes, true. अगर पेशेंट का ट्रस्ट आपके साथ है तो उसका खानदान, उसके दोस्त सब बातें छोड़ जाते हैं। तो क्या मैसेज होगा आपका सारे डॉक्टर्स के लिए टू बी अ गुड डॉक्टर? हम जब ओथ लेते हैं तो हमारी ओथ यही होती है कि वी विल सर्व पेशेंट्स फर्स्ट। तो वो प्रायोरिटी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, और जब आपकी ये प्रायोरिटी होती है कि आप पेशेंट्स के लिए हैं, तो फिर आप कभी कुछ गलत सोच नहीं सकते हैं। तो ऑलवेज फॉलो योर ओथ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, डेफिनेटली। और हमने हमेशा देखा है कि आपने बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क भी करे हैं जहाँ लोगों के लिए आपका आई कैंप लगाना, उनको फ्री सर्विसेज देना, तो दैट इज डेफिनेटली प्रेज वर्दी। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही दुनिया को रोशनी देते रहें, सबकी आंखें खोलते रहें और आपको खूबसूरत भी बना। थैंक यू विनी, थैंक यू।